ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट करना है। आज हम बेटा एटम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब तक मैंने बेसिक बेसिक बातें बता दी हैं, तो आज हम एटम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, फिर अब बाकी बचे हुए टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाले एटम। एटम, ठीक है, ध्यान से अगर आप एटम समझ गए तो बाकी सब हो ही जाएगा। ठीक है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस which may or may not have pre-existence. एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है सब्सटेंस का जिसकी फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकती है या नहीं भी। व्हाट इज मीनिंग बाय फ्री एग्जिस्टेंस? फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब है कि भैया वो या अकेले रह सकता है या नहीं। तो कुछ एटम्स होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो है नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, बट मैं कुछ जर्नल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है कंबाइंड स्टेट में। हाइड्रोजन H वाला स्टेबल नहीं होता बेटा, इन नेचर में H2 की फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन वाला N2 की, ऑक्सीजन वाला O2 की, एटसेट्रा। बहुत सारे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बट इतना समझने के लिए लिखना था। क्या बेटा इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? क्या बेटा इतनी बात क्लियर हुई? तो व्हाट इज एटम? इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच मे और मे नॉट हैव प्री एग्जिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप इसको लिखें एक बार और डन का मैसेज भेजें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो एटम में बेटा 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, out of which proton and neutron lies in the nucleus. They are combined called as nucleon. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियन, और दे आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउटसाइड। ठीक है, तो तीनों के मास और चार्ज वगैरह मैं सब पे बता चुका था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा ये? अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा ये लिख लिया? डन का मैसेज भेजे अगर लिख लिया, ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलो, तो अब आगे सुने नेक्स्ट बात। ठीक है, ये फंडामेंटल पार्टिकल, ये एटम है। एटम के अंदर बेटा ये न्यूक्लियस है, हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार चलो नहीं लिख रहा हूं, आउटसाइड रिवॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एटम एंड दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, जो मास ऑफ एटम होगा उसको लिखने का तरीका समझ लेना। मास ऑफ एटम, ये क्या होगा बेटा? जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास है उनको ऐड करो, और जितने इलेक्ट्रॉन का मास है उनको ऐड करो। ठीक है, एटम किन से बना है? फंडामेंटल पार्टिकल से। उन सबका मास ऐड करोगे तो एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ एटम इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन में क्या आ जाता है बेटा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों आ जाते हैं, इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो बेटा ये न्यूक्लियस का मास आ गया, जितने भी न्यूक्लियन है इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि मैंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम माना था। मैंने आपको कहा था न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवी, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम उसको सेम ही कंसीडर कर रहे हैं। क्या बेटा मेरी बात समझ रहे हो? क्या बेटा मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो?
इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये मास ऑफ एटम लिखा जाएगा आपका। कितने न्यूक्लियन है इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन प्लस नंबर ऑफ एटम इंटू प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक एक क्वेश्चन लिखे। हाउ मेनी टाइम्स प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन करें मास ऑफ प्रोटॉन कितने गुना है इलेक्ट्रॉन से। हाउ मेनी टाइम्स प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो आप रेशो ले लें बस, आपको सीधा मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो ले लो, ठीक है? जो भी आएगा वही आंसर होगा। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1 AMU विच इज 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 की पावर -31 केजी। तो केजी को ग्राम में बदलो, कितना है? 10 की पावर -28। फटाफट आप लोग करें बेटा। केजी की जगह मैंने ग्राम में लिखा है इस बारी। केजी की जगह किस में लिखा है? ग्राम में। फटाफट सोल्व करें। एक मैंने आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया था ना, क्या वो क्वेश्चन हो गया? ठीक है, तो बेटा जब इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाता है 800 1840 टाइम्स। तो बेटा प्रोटॉन 1840 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन के। ये तो वेरी हाई रेशियो है, ठीक है? सो वी कैन से दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना? फ्रॉम दिस वी कैन से दैट हम कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। क्या बेटा मेरी बात समझो? इज इट क्लियर? क्या बेटा मेरी बात समझ गए? यस और नो में जवाब दे सब बच्चे। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कम नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है? तो आप यहां तक लिख लें और डन का मैसेज भेजें। फिर मैं चलो, तो बेटा मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है मैंने लिखा है हाँ, मास ऑफ एटम ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बेटा टर्म नेग्लिजिबल है, तो इसको मैं इग्नोर मान रहा हूं। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, बेटा उन्हें एक इसलिए लिखा क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन तथा मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है, तो मैंने टोटल न्यूक्लियन ले लिया। ठीक है बेटा, तो मास ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएगा? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, ये एक एलिमेंट के लिए, एटम के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। मान लीजिए किसी एटम का सिंबल एक्स जेड है, एक एटम का मास निकालना है, तो ये जो ए बताता है आपको यहाँ पे पता है, आपको बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बताता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए। ठीक है ना, तो मास ऑफ एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियन है ए इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा ए इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्या बेटा ये फॉर्मूला समझ गए? ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों का सम है। ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन किसके बराबर है? ए के, मास नंबर के, मास नंबर इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज मास नंबर इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? बेटा ए को लिखा है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन, क्योंकि ए क्या होता है बेटा? मास नंबर विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप लास्ट लेक्चर चेक करें, मैंने वहां पे बताया। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन लिख दूंगा। क्या बेटा क्लियर है आपको? यस और नो? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट इज, इसको लिख लिया तो डन बोले, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको लिख लिया तो डन बोले, मैं आगे बढ़ता हूँ। मास ऑफ एटम एंड ए में डिफरेंस क्या है? ए भी तो एटॉमिक, ए इज एटॉमिक मास नंबर बेटा, एटॉमिक मास लेते हैं, बट या तो एटम है और उसमें सेम ही है बेटा, बस यूनिट का फर्क पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं जनरली बता रहा हूँ, तो एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है, ये फ्रैक्शनल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसको ग्राम में लिखना है तो ए इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन 1.67 10 की पावर माइनस 27 केजी में लिखा जाएगा। क्या बेटा क्लियर हो रही है मेरी बात? वो धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा मैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे, अभी सिर्फ हम कर रहे हैं। इसको लिख लिया तो डन बोले, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो मास की यूनिट है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। लिख लिया बेटा? डन बोले फटाफट। पहली जो मास की यूनिट है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। लिख लिया तो डन बोले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एटम कर रहे हैं बेटा, फिर मोलिक्यूल करेंगे। चलो, जो पहली मास की यूनिट है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बेटा? राम बोलेंगे हम इसको। बेटा पहले एक रेफरेंस लिया जाता है, मान लीजिए मेरा वेट 100 केजी है, तुम्हारा वेट 50 केजी है, तो मैं कितने टाइम्स हैवियर हूँ? 2 टाइम्स। तो तुमने क्या करा, मेरे मास को अपने मास से डिवाइड कर दिया, तब भी बता पाए मैं कितना हैवियर हूँ। ठीक है, 2 टाइम्स। मैं आपसे कितने टाइम्स हैवियर हूँ? 4 टाइम्स। तो आप मेरे वेट बाय अपने वेट को लोगे रेशो में। उसी तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मास करते हैं, रेफरेंस जो लिया जाता है ना, रेफरेंस जो लिया जाता है वो 1/12 हो
मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये आपका रेफरेंस है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आप कितने टाइम हैवियर है एटम वो निकालना। जैसे आपके रिस्पेक्ट में मैं कितना हैवियर हूं निकालने के लिए, तो मेरा मास ऊपर बाय रेफरेंस का नीचे रखते थे, मतलब आपका नीचे। क्या बेटा ये बात क्लियर हुई? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज योर रेफरेंस, ये आप याद रखेंगे। तो बेटा 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम क्या लिखोगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, यही एटम का मास होता है। कार्बन 12 है, यहाँ तो न्यूक्लियन कितने हैं? 12। तो रेफरेंस आपका क्या आ जाएगा? रेफरेंस का मास निकाल ले। रेफरेंस का मास आ जाएगा 1/12 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, बेटा 12 ही है, इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्या बच्चों ये बात क्लियर हुई? तो रेफरेंस मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्या बच्चों ये बात क्लियर हुई? बेटा ये बात क्लियर है आपको? क्या आगे बढ़ूं मैं? बेटा ये बात क्लियर है आपको? प्लीज रिपीट। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए जो रेफरेंस लिया गया वो लिया गया 1/12वां हिस्सा कार्बन 12 के एक एटम का। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 1/12वां हिस्सा मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होते हैं कार्बन 12 में? 6 12 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ रेफरेंस क्या आ गया? मास ऑफ वन। समझ गए? अब तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? इज इट क्लियर? यस और नो? फटाफट बताएं। इज इट क्लियर? इसको लिखो आप, एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं, आप एक, डोंट वरी। डेफिनेशन के बाद एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं, जब वहां पे प्रूव करूंगा। इसको लिख के डन बोल दें एक बार। चलो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिख रहा हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम के एलिमेंट, एक एटम का मास किसी एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। रेफरेंस क्या है हमारा? WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस क्या? 1/12 ऑफ, ये टर्म मत पूछना, मतलब ये मत भूलना, ये टर्म मत भूलना। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 6 12। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 6 12। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन के हिसाब से इसको क्या लिखोगे? मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एक एटम किसी एलिमेंट का बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। बेटा ये डेफिनेशन तो क्लियर हो रही है ना? दिस डेफिनेशन इज क्लियर, यस और नो? क्या ये डेफिनेशन तो क्लियर हो रही है ना? तो किसी एटम का मास निकालना है तो उसका क्या लिखोगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियन
इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन बाय 1/12। इसमें बेटा कितने न्यूक्लियन है, 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। यही तो लिखता आया था, अभी पीछे कॉपी करके देखे हैं तो 12 से 12 कहता था। अब ऊपर नीचे से ये टर्म भी कट गई, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन। क्या बच्चों ये बात क्लियर हुई बेटा? क्या बेटा ये बात क्लियर हुई, हाँ या नहीं? सब बच्चे जवाब दें। क्या बेटा ये बात क्लियर हुई? अरे जवाब दो पहले, इज इट क्लियर, यस और नो? लिखो फिर इसको, एक बार और बताता हूं मैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो इसको एक बार और, मैं समझाऊंगा फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हल्का फुल्का भी जो डाउट है वो निकल जाए। लिखो और डन का मैसेज भेजे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कुछ भी नहीं है, रिलेटिव एटॉमिक मास है नंबर ऑफ न्यूक्लियन किसी भी एलिमेंट का लिखे हो तो, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो राम इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अगर मैं बोल दूं बेटा इट इज यूनिट या यूनिटलेस, इट इज रेशियो ऑफ मास, तो इट इज यूनिटलेस। राम हैज नो यूनिट, relative atomic mass has no unit as it is ratio, as it is ratio of mass, so it is unitless, is unitless, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव एटॉमिक मास जो आया वो आया नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियन किसी भी एलिमेंट के कितने होते हैं, एटॉमिक मास नंबर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट ए, और कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कार्बन 6-12 का लिखूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास इसका है 12। अगर मैं ऑक्सीजन 8-16 का लिखूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास है 16। नाइट्रोजन 7-14 का लिखूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास है 14। और नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन 9-19 का लिखूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास है 19। इस तरह चलता रहेगा बेटा। क्या बेटा समझ गए? क्या बेटा समझ गए, यस और नो? Why only carbon is taken as a reference? Because carbon is widely available. Its isotopes are easily separable, worldwide accepted. ठीक है, आइसोटोप्स इजिली सेपरेबल है, कार्बन इज वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब वाइड अवेलेबल भी अच्छी सतह है, हर जगह कार्बन अवेलेबल, ठीक है। इस कारण कार्बन को रेफरेंस लिया गया। क्या बेटा आगे बढ़े? इसको लिखे और डन बोल रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन या मास नंबर के बराबर है।
यूनिटलेस है। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। लिखो और डन बोलो। मैं अगली यूनिट लिखवा रहा हूँ। एटॉमिक मास, तीन तरह के मास पढ़ने, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तीन तरह के मास पढ़ने, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। क्या बच्चों क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर बेटा? लिख लिया तो डन बोले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट is said to be atomic mass। एक एटम एलिमेंट के मास को क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। जो हमने रेफरेंस लिया था ना, वो 1 एएमयू भी है। एएमयू, व्हाट इज एएमयू? एएमयू इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो वो जो हमने रेफरेंस लिखा था वही एएमयू की डेफिनेशन भी है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। एएमयू इज एटॉमिक मास यूनिट। नाउअडेज AMU is simply replaced by U। AMU is simply replaced by U और U को बोल देते हैं यूनिफाइड मास। U को बोल देते हैं यूनिफाइड मास। आप यहां तक लिखे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट लिखे बेटा यहां तक। क्या बच्चों क्लियर है यहां तक? ये थ्योरी थी। अब हम एएमयू की डेफिनेशन लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। यहां तक लिखे और डन बोले। चलो डेफिनेशन ऑफ एएमयू। वन एएमयू इज डिफाइंड एज, देखिए, वन एएमयू is defined as 1/12। जो हमने रेफरेंस लिया था ना वही है, 1/12 हो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो 1 AMU इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एक एमयू वही है जो 1/12वां हिस्सा है कार्बन 12 के एक एटम के वेट का। ठीक है, तो 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 हो मास ऑफ
1 एटम ऑफ कार्बन 12। बेसिकली इस कार्बन 12 का मास जो एक एटम का निकाला गया था वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला गया था, बट मेरे को प्रूव करना है तो मैं दूसरे तरीके से भी प्रूव कर देता हूँ। बेसिकली इसका मास एक टेक्निक से निकाला गया था विच इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट प्रूव करने के लिए हमने पढ़ लिया, हम दूसरे तरीके से प्रूव कर देते हैं। 1/12 तो मास ऑफ वन एटम क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, तो 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। बेटा वैसे निकाला गया था ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, बट मैं सीधा प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ वन न्यूक्लियन, और मास ऑफ वन न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो 1 AMU किसके बराबर था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यही तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था विच इज कंसिडर्ड टू बी 1 AMU। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं, 1 AMU इज 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। तो बेटा ये हो जाएगा, क्या बेटा क्लियर हुआ, इज इट क्लियर? ये -27 kg में है ये, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, ग्राम हो गया। तो 1 AMU इज मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, लगभग इतना ही है 1 AMU। और उसकी डेफिनेशन के हिसाब से वो मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम का एक एटम का मास है। ठीक है, तो वो इसके बराबर ही आता है। ये मास ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी से पैदा गया था, बट प्रूव करने के लिए मैंने इनडायरेक्ट वे से प्रूव कर दिया। मास कौन से मेथड से ऑब्टेन हुआ था, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिख लो साइड में ये वाला, ये बेटा ये लिख लो बस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, और ये आया था 12/Na ग्राम, जो 1 एटम का मास था। ठीक है, बट आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख लें मास ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही आपने देखा था। ठीक है, 1 AMU इतने के ग्राम के बराबर है। और एक बात मैंने और बताई थी, 1 AMU इज 1/Na ग्राम, जब मैं मास ऑफ प्रोटोन ने नंबर ऑफ प्रोटोन निकलवा रहा था। क्या बेटा समझ आ रहा है? मास ऑफ वन न्यूक्लियन है तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा, 2 कहां पे बेटा मल्टीप्लाई करूं, आप मुझे बताओ। एक न्यूक्लियन का मास है तो एक AMU की डेफिनेशन आ गई ना, मास ऑफ वन न्यूक्लियन है तो इतना हो गया। एक न्यूक्लियन मतलब एक ही न्यूट्रॉन है बेटा, या एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, एक न्यूक्लियन मतलब एक ही पार्टिकल है। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? दो न्यूक्लियन बेटा दो पार्टिकल है, दैट कैन बी प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दोनों का मास सेम है। ठीक है, क्या बेटा आगे बढ़े, क्या बेटा आगे बढ़े। तो 1 AMU इज मास ऑफ वन न्यूक्लियन इन AMU लिख दो, बस बात खत्म। इसको लिख लिया तो डन बोले, हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिया तो डन बोले, हम आगे बढ़ते हैं। बेटा एक क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या आपने कर दिया वो? मैं एक बार दोबारा से कराता हूँ अभी 10-15 मिनट बाद, आखिरी के 5 मिनट में, जो होमवर्क में मैंने दिया था। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। क्या बेटा इसको हटा लो स्क्रीन से, क्या बेटा इसको हटा लो स्क्रीन से, डन का मैसेज भेजिए, मैं हटा रहा हूँ। चलो चलो, तो आगे क्या करना है आपने, 1 AMU की डेफिनेशन लिख लिया तो एक बार दोबारा से लिख लें। 1 AMU इज नथिंग बट 1/Na ग्राम, ये भी लिख लें, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। एंड इट इज 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज मास भी बोल सकते हो इसको, ग्राम एटॉमिक मास लिखो।
इसको आप मोलर मास भी बोल सकते हो, ठीक है। एम से लिखो या GAM से लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे वो सब्सटेंस एटम है, इट इज मास ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का कितना मास है, ठीक है, ठीक है। या फिर एक मोल में क्या लिख सकते हो, इट इज मास ऑफ Na पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ये भी लिख सकते हो। एक मोल में Na पार्टिकल होते हैं, तो उनका जो भी मास है उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। उनका जो भी मास है उनको क्या बोलोगे, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो लिखे आप यहां तक। लिखे और डन बोले, फिर मैं आगे आपको एक दो फॉर्मूले बता रहा हूँ। चलो ठीक है, तो हम आगे दिस वन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दियो, तो इन्हीं को ही बोलेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स। एक ही बात है बेटा, याद रखना। और इसको निकालने का तरीका होता है वेट बाय मोलर वेट, या ग्राम एटॉमिक वेट को वेट बाय मोलर वेट, ठीक है। ये वेट जो होता है ना, ये ग्राम में लेना है, और मोलर वेट जो होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ऊपर ग्राम में लिया, नीचे यूनिट है ग्राम पर मोल। ऊपर केजी में ले लोगे, नीचे ग्राम में लोगे तो किलो मोल आ जाएंगे। ऊपर मिलीग्राम में लोगे, नीचे तो ये इसकी यूनिट तो सेम है, तो ये मिली मोल आ जाएंगे। ऊपर जो भी लोगे उतने मोल आ जाएंगे उस यूनिट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो गिवन वेट बाय मोलर वेट, एम को लिख दो मोलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट, एक ही बात है, GAM ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। या मास वेट सेम ही बात है बेटा, कभी ज्यादा टेंशन मत लेना। तो यहां तक मैंने कर लिया, ठीक है। तो फिर अब आगे क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालने, मोल्स। ये मोल है, एक मोल को में कितने एटम होते हैं बेटा, Na, तो इतने मोल है, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, इतने इंटू N, ये तो 50-100 बार करा चुका हूँ। नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो ग्राम एटम डेट इज मोल को मल्टीप्लाई करो Na से। इज इट क्लियर बेटा? तो 2 मोल के फॉर्मूले पता लग गए, 2 मोल के फॉर्मूले पता लग गए। ग्राम एटम मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर ऑफ एटम बाय एवोगैड्रो नंबर। मैं लिखता हूँ 1 बाय 1 दोबारा। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट बाय मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स को मैं N से लिखूंगा, गिवन वेट बाय मोलर वेट, ये N इज मोल्स। और दूसरा नंबर ऑफ ग्राम एटम को भी N से लिखो, ये भी मोल ही है। तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, मैंने N माने बाय Na, ठीक है, विच इज गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर, विच इज गिवन नंबर ऑफ एटम बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या बेटा क्लियर है सब बातें? क्या बेटा सब बातें क्लियर है आपको? क्या बेटा क्लियर है सब बच्चों? इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फटाफट लिखे और डन बोले। फटाफट लिखे और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले बन गए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले बन गए। तो पहला है गिवन वेट बाय मोलर वेट और दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी भी कंपेयर कर दो। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट बाय मोलर वेट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल को हम ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। मोल को हम ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, जिसके मोल हो वो ग्राम के साथ लिख दो तो वो मोल ही है। ठीक है, या फिर मोल। क्या बच्चों यहां तक क्लियर है? क्यों बेटा अर्पित ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ इसमें? बेटा यूनिटी चेंज होती है राम और गाम में। यस। ओके बेटा, कोई नहीं, हो जाएगा। अर्पित बेटा हो जाएगा ये। चलो, तो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा। चलो, तो बेटा पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये तो मैं सब बातें बता चुका हूँ मैं आपको। मैं हटा रहा हूँ इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ पे सब्सटेंस लिखो, उसका मोलर वेट आपको याद होना चाहिए। ये मैं नहीं लिखूंगा, या ग्राम एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए। मोल्स आप खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? गिवन वेट बाय मोलर वेट। मोल्स आ गए तो आप पार्टिकल, या यहाँ पे तो एटम ही कर रहे हैं अभी हम, एटम आप खुद से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्या बेटा ये काम कर सकते हैं आप? क्या बेटा ये काम कर सकते हैं आप? सिर्फ मैं सब्सटेंस और उसका वेट दे दूंगा, आप मोलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं। क्या मोलर वेट याद है आपको? 28 तक मिनिमम, और कुछ कॉमन लिखवाए थे मैंने। क्या बेटा याद है वो आपको? हाँ या नहीं? क्या बेटा याद है? तो मैं देना स्टार्ट करूं वन बाय वन? तो मैं देना स्टार्ट करूं वन बाय वन? चलो ठीक है, तो लिखो 24 ग्राम कार्बन, 27 मिलीग्राम एल्यूमिनियम, 32 kg ऑक्सीजन एंड, एक और कर ले, चलो लिखो, एक और देता हूं मैं इसके बाद, वो लिख लें आप। 64 माइक्रोग्राम सल्फर। व्हाट इज माइक्रोग्राम? 10⁻⁻⁶ ग्राम होता है माइक्रोग्राम। करता हूँ, तो बेटा मैं करता हूँ, तो सुने मेरी बात। 24 ग्राम, मोलर वेट होता है 12, तो गिवन वेट बाय मोलर वेट 24/12, मोल्स आगे 2,
ये भी ग्राम में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। गिवन वेट बाय मोलर वेट 2 मोल्स आ गए। मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, एटम आ गए। 27 मिलीग्राम है, तो बेटा इसको पहले ग्राम में चेंज करो, तो 10⁻³ ग्राम। सॉरी सॉरी, यहाँ गलत लिख गया मैं। पहले मोलर वेट होता है इसका 27 ही, तो 27 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है, बाय मोलर वेट 27 ले गया, तो 10⁻³ मोल आ गए, ठीक है। गिवन वेट इन ग्राम लेना बाय मोलर वेट, तो अब एटम निकालना है, तो 10⁻³ एन। एक मोल में एन है, तो 10⁻³ में 10⁻³ एन। क्या बच्चों क्लियर हो रहा है? 32 केजी है तो भी ग्राम में बदलो, 32 इंटू 10⁻³ ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। बाय, सॉरी यहाँ गलत लिख रहा हूँ मैं बार बार। मोलर वेट होता है ऑक्सीजन का 16, तो 32 इंटू 10⁻³ बाय 16, तो ये आगे 2000 मोल आ गए, तो 2000 एन ए हो गया, वो गैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 64 माइक्रोग्राम, तो 64 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, फिर वही गलती कर दी, 64 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है, बाय मोलर वेट सल्फर का होता है 32, तो 2 आ गया, तो मोल कितने आ गए, 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल। आई थिंक ये विजिबल नहीं है, हल्का सा कट गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको सोल्व करा तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल है। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल, ठीक है, विजिबल है, चलो ठीक है। तो आगे 2 इंटू 10⁻⁻6 एन ए एटम। क्या बेटा ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? क्या बेटा ये सारे टेबल क्लियर है? अरे यस और नो में जवाब दे। इज द एंटायर टेबल क्लियर? बेटा जरा इसको लिख लें, और आखिरी होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। भेज देंगे बेटा। क्या हो रहा है, कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है क्या बेटा? आवाज वूज क्लियर आ रही है ना? फिर फिर बेटा सेजल क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूँ मैं इसको। आई होप आपने लिख लिया। मैं इसको हटा रहा हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg? 1 kg कितने मोल इलेक्ट्रॉन वेट करेंगे, ठीक है। मैंने कहा एक्स मोल वेट करेंगे। क्वेश्चन था हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg, कितने मोल इलेक्ट्रॉन 1 kg वेट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, 1000, सबसे पहले मैंने कहा एक्स मोल वेट 1 kg, ये मैंने अज्यूम कर दिया, ठीक है। तो गिवन मोल्स में एन ए कितना है, मैंने कहा एक्स मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक मोल में एन ए इलेक्ट्रॉन होते, तो एक्स मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक्स एन ए। और एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, और ये टोटल वेट आ गया, एक्स मोल माने एक्स में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक्स एन ए, और एक इलेक्ट्रॉन के वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वेट आ गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 kg के। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो आप, 1/Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो यही आपका आंसर है, सोल्व कर देना, Na की वैल्यू पुट करके आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? क्या बेटा समझ गए? इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? यही मैंने होमवर्क में दिया था कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिख लें, डन का मैसेज भेजें, वी विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आपको कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ लें, लास्ट के 5-7 मिनट डाउट के लिए मैं रख रहा हूँ। 5-7 मिनट डन भेजे, क्लियर है तो। नो सर क्लियर। क्या शिविका बेटा क्लियर हुआ है?
ये 9 सर आगे लिखा है तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो बेटा, ठीक है। इज देयर एनी डाउट इन क्लास टुडेस टॉपिक? कोई भी डाउट है आप पूछ लें, किसी भी टॉपिक। चलो बेटा, ठीक है बेटा, फिर आपको हम रोकते हैं यही क्लास, ठीक है। अब आगे हम कल की क्लास पूरी न्यूमेरिकल पे डेडिकेट करेंगे। कल क्वेश्चंस करेंगे, आज थ्योरी जितनी करनी थी हम कर चुके, ठीक है। कल सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे इस पे, और परसों की क्लास से मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाएगा। और परसों की क्लास से क्या स्टार्ट हो जाएगा? मॉलिक्यूल। तो धीरे धीरे हम खींच रहे हैं और हम पहुंचेंगे, ठीक है, टारगेट पे। चलिए, किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, पूछ सकता है, अदरवाइज मैं एंड कर दूंगा मीटिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास।